Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Biphasic Liquid Emulsion Part 3. Let's start. इसके अंदर अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी की। अब अपन ने इमल्शन बना लिया, बट क्या वो स्टेबल है या नहीं, या स्टेबिलिटी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है, अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें कि अपन किस इमल्शन को स्टेबल कहेंगे, तो ऑब्वियस से अपने को पता है कि इमल्शन क्या है, दो फेजेस से मिलके बना है और दो फेज अगर सेपरेट हो गई तो वन स्टेबल है। और दोनों फेजेस की बात करें तो जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं वो ग्लोब्यूल्स या फिर पार्टिकल के हिसाब से हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर वो अपने इनिशियल कैरेक्टर्स यानी कि जो अपने साइज छोटे छोटे पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने में दिया होमोजेनाइजर यूज किए, तो अगर उसी इनिशियल कैरेक्टर के साथ उसी मीन साइज और उसी साइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रहता है तो वो इमल्शन अपना स्टेबल है। दूसरा, अगर इट रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंटिन्यूस फेज यानी कि जो डिस्पर्स फेज है वो यूनिफॉर्मली हर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है जैसे कि अपन ने शुरू में उसको बनाया था, तो भी अपना इमल्शन स्टेबल है। बट अगर वो अनस्टेबल है तो कौन कौन सी अनस्टेबिलिटीज को अपन यूज करते हैं टर्म के रूप में, और वो क्या क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली तीन तरीके से अपन इमल्शन को अनस्टेबिलिटी बताते हैं। एक होती क्रैकिंग, क्रीमिंग एंड फेस इन्वर्जन। अपन सबसे पहले बात करते हैं क्रैकिंग की कि ये होती क्या है और ये किस किस रीजन से हो सकती है। मोस्टली जो क्रैकिंग है इट इज़ नॉट रीडिस्पर्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर एक बार इमल्शन में क्रैकिंग हो गई तो उसको वापस रीडिस्पर्स करना इजी नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। दिस इन्वॉल्व कोलिजन ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल एंड सेपरेशन ऑफ द डिस्पर्स फेस एज अ सेपरेट लेयर। इसमें क्या रहता है कि जो कोलेजन्स हो जाते हैं, अब कोलेजन क्या होता है, यानी कि जो स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं वो आपस में इकट्ठा होकर एक लार्ज ग्लोब्यूल बना लेंगे, और जैसे वो लार्ज ग्लोब्यूल बनेंगे तो क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा लेयर्स का, और जो लेयर का जो सेपरेशन होगा वो परमानेंट होगा, इसलिए उसको रीडिस्पर्स करना भी आसान नहीं होगा। ये मोस्टली कुछ अलग अलग फैक्टर से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपन ने जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो गलत डाल दिया। अब सपोज कि सिस्टम अपना पॉजिटिव है, अपन नेगेटिव टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिए, तो क्या होगा, जैसे अपन डालेंगे बहुत ही कम समय में वो वापस क्रैकिंग या फिर सेपरेशन का रूप ले लेगी। इसके अंदर क्या होगा, बाय एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ ऑपोजिट टाइप। अब ऑपोजिट टाइप में कौन कौन से हैं, जैसे कि सोप ऑफ मोनोवेलेंट मेटल प्रोड्यूस ओ बाय डब्ल्यू इमल्शन, यानी कि जो मोनोवेलेंट मेटल्स हैं ये तो ओ बाय डब्ल्यू टाइप ऑफ इमल्शन बनाते हैं, बट अपन इसके अंदर दूसरे डब्ल्यू बाई ओ टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट या दूसरे कैटेगरी को सब्सटेंस डाल दें, और जो डाई वैलेंट प्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं डब्ल्यू बाई ओ। अगर इसके अंदर अपन दोनों ही डाल दें तो क्या होगा, ऑब्वियस है दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के, और अपना इमल्शन है जो क्रैक हो जाएगा। दूसरा, सरफेस एक्टिव एजेंट्स की बात करें तो एनायनिक के साथ अगर अपन कैटानिक टाइप ऑफ सरफेक्टेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देंगे तो भी अपना इमल्शन है जो क्रैक हो जाएगा। दूसरा है इसके अंदर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो डीकम्पोज हो रहा है या उसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अब वो कौन कौन से एग्जाम्पल है, पहला एल्कलाई सोप डीकम्पोज विद एसिड, यानी कि अगर अपन अल्काइल सोप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर अपन कोई एसिड यूज़ किए एक्सीपिएंट के अंदर तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, जैसे कि टर्पेंटाइन इमल्शन के अंदर अपने को एग्जाम्पल देखने को मिलता है। दूसरा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम टू NaCl सॉल्ट, यानी कि अगर अपन NaCl सॉल्ट के अंदर अपन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे सोडियम एंड पोटेशियम तो वहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन अपने को देखने को मिलेगा। तीसरा, अगर अपन नॉन आयनिक सरफेक्टेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो अपने को ध्यान रखना है कि इट इज़ इनकम्पैटिबल विथ फिनॉल, यानी कि जहाँ पे भी अपने को फिनॉल यूज़ करना है वहाँ पे अपने को नॉन आयनिक सरफेक्टेंट यूज़ नहीं करने। फिर फोर्थ, गम एंड प्रोटीन इज इनसॉल्युबल इन एल्कोहल एंड मेक प्रेसिपिटेशन। गम्स एंड प्रोटीन लाइक जिलेटिन एंड कैसीन ये अल्कोहल के साथ इनसॉल्युबल होते हैं और प्रेसिपिटेशन बनाते हैं, यानी कि ये दोनों को भी अपने को साथ में यूज़ नहीं करना अगर अपने को स्टेबल इमल्शन बनाना है। फिर है एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट। कॉमन सॉल्वेंट यानी कि वो दोनों ही फेजेस के अंदर डिजोल्व हो रहा है, और अगर दोनों ही फेजेस के अंदर वो सॉल्युबल है तो अपना इमल्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है टर्पेंटाइन ऑयल, सॉफ्ट सोप एंड वाटर, ये तीनों के तीनों ही एल्कोहल में मिसिबल हैं, और अगर अपन ऐसा करते हैं तो अपने दोनों न तो डिस्पर्स फेज रहेगी और न ही डिस्पर्शन मीडियम रहेगा, तो जो अपना इमल्शन है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर अपना सिस्टम अच्छे से प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड कर रखे, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, और अगर माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो जो अपना इमल्शन है वो सेपरेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी और फेस सेपरेशन होगा,
और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा, फ्रीजिंग हो जाएगी और सिस्टम है जो क्रैक हो जाएगा। फिर है बाय क्रीमिंग। अगर क्रीमिंग होती है इमल्शन के अंदर तो लेयर अगेन सेपरेट होगी और ऊपर एक कंसंट्रेटेड सिस्टम बन जाएगा जो कि क्रैकिंग को प्रमोट करेगी। क्रीमिंग क्या होती है? क्रीमिंग मोस्टली क्रैकिंग से पहले जो फेज आती है, ये रिवर्सिबल है, यानी कि अगर क्रीमिंग हो भी गई तो भी अपन इसको वापस शेक करके, विगरसली शेकिंग करके इसको वापस अपन नॉर्मल इमल्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इट मे लीड टू बी क्रैक्ड अगर उसको ध्यान नहीं दिया जाए तो। इसके अंदर इट इज डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ रिलेटिवली कंसंट्रेटेड इमल्शन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। द रेट ऑफ क्रीमिंग डिपेंड ऑन सम फैक्टर, यानी कि जो एक रिलेटिवली कंसंट्रेटेड लेयर फॉर्म हो जाती है इमल्शन के ऊपर, वो क्रीमिंग है। जैसे अपन बात करते हैं दूध की, दूध को अगर अपन थोड़ा सा गर्म करें तो अपने को ऊपर मलाई दिखती है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रीमिंग। उसको अपन वापस नॉर्मल भी कर सकते हैं रीडिस्पर्स करने पे या रीशेक करने पे। इसमें मोस्टली ये बताया गया है कि जो स्टॉक है उसके जो लॉ है उसके आधार पे अपन क्रीमिंग को देख सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला था वो था V=2r² d1 - d2g/9 नीटा। V यहाँ पे रेट ऑफ क्रीमिंग है, R यहाँ पे रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल है, D है डेंसिटीज ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, G है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड N है विस्कोसिटी। अब इन सब का क्रीमिंग पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है अपन वो देखते हैं। सबसे पहले रेडियस का, यानी कि रेट ऑफ क्रीमिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल। जितना बड़ा रेडियस होगा ग्लोब्यूल का, यानी कि जितना बड़ा डिस्पर्स फेस का पार्टिकल होगा, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ क्रीमिंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे दूसरे पार्टिकल को अटैच करने के लिए उतनी ही अच्छे कोहेसिव फोर्स लगाएंगे और सेपरेशन ईजी हो जाएगा और क्रीमिंग जल्दी होगी। इसको अपन रिड्यूस करने के लिए होमोजेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूस फेज। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा क्रीमिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एक लेयर दूसरी लेयर को उतनी ही जल्दी से छोड़ के ऊपर आ जाएगी। तीसरा है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। अब जितना ज़्यादा डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी होगी तो वो ग्लोब्यूल को भी अपने अंदर रोकने में उतना ही ज़्यादा कायम होगी। तो अपन कह सकते हैं जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी उतनी ही कम क्रीमिंग। इसलिए विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए अपन कुछ एजेंट्स का भी यूज़ करते हैं। उनका नाम है जैसे ट्रेगागैंथ हो गया और मिथाइल सेल्यूलोज हो गया। फिर स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन में मेन आता है टेम्परेचर। अगर अपना टेम्परेचर ऑप्टिमम है तो अपनी इमल्शन भी काफ़ी समय तक स्टेबल रह सकती है। वही अगर टेम्परेचर कम हुआ तो क्रैकिंग हो जाएगी और अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम होने के चक्कर में क्रीमिंग हो जाएगी। फिर लास्ट है फेस इन्वर्जन। फेस इन्वर्जन में पूरा का पूरा इमल्शन ही अपने पूरी की पूरी फेस कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि जब ऑयल इन वाटर इमल्शन अपन ने बनाया है, ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी या अनस्टेबिलिटी वो वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वाटर इन ऑयल बनाया तो वो ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दिस चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमल्शन इन अनदर। अब ये किस किस रीजन से हो सकता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय चेंजिंग द फेज वॉल्यूम रेशियो, बाय टेम्परेचर चेंजेस, बाय चेंजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट। वही सारे फैक्टर जो कि एक अनस्टेबल इमल्शन बनाने को प्रमोट कर रहे हैं। लास्ट अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन की, यानी कि इमल्शन अपन बना रहे हैं इतनी सारी अनस्टेबिलिटी या फिर इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी, तो सच है इसकी कोई ह्यूज एप्लीकेशंस होगी ओवरऑल द डिफरेंट डोजेस फॉर्म। तो वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो कि इसको बनाने के लिए इनिशिएट करती है? सबसे पहले द मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट। अब ऑब्वियस है अगर अपन कोई तेल पी रहे हैं तो अपने को जो बीटर ड्रग है उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो मोस्टली जो इमल्शन है वो टेस्ट को, जो बीटा टेस्ट है उसको मास्क करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि लग्जटिव है, इनका बहुत बीटा टेस्ट होता है, विटामिन ए, फिनोफ्थलीन, इन सब का अगर अपन इमल्शन बना दें ओरल तो दे रिड्यूस द बीटर टेस्ट। फिर इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट। अगर अपन बात करें ऑयल एंड वाटर की, जहाँ पे वाटर कंटिन्यूस फेस के अंदर है, तो इकोनॉमिकल है, चीप है। फिर थर्ड है इम्प्रूव द बायो अवेलेबिलिटी। अब अगर अपन बात करें तो इसके अंदर एक ऑयल कंटेंट भी है। अगर ऑयल कंटेंट है तो क्या होगा, लिपोफिलिसिटी बढ़ी, और लिपोफिलिसिटी बढ़ी तो बायो अवेलेबिलिटी यानी कि सिस्टमली सर्कुलेशन में पहुंचने की जो क्षमता है वो भी इंक्रीज हो गई। और अगर इसका एक एग्जांपल भी देखें तो जो क्रिस्टोफुल्विन की जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है जब अपन इसको इमल्शन के फॉर्म में देते हैं। क्रिस्टोफुल्विन एक एंटी फंगल ड्रग है। फिर है सस्टेन रिलीज। ऑब्वियस है अगर इसके अंदर ऑयल कंटेनिंग सिस्टम ज़्यादा है तो ड्रग है जो धीरे धीरे लीच आउट होगी, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि आईवी इमल्शन ड्रॉपलेट रैपिडली टेकन अप बाय द सेल ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इन पर्टिकुलर द फिक्स्ड मैक्रोफेजेस इन लीवर।
The rate of clearance by the macrophage increase as the droplet size become larger or the surface charge either positive or negative. So it is stabilized using non-ionic surfactant which were clear slowly. यानी कि जो अपन इमल्शन बनाते हैं वो सीधा का सीधा यहाँ पे एंडोथीलियम सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की जगह नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट को यूज़ करेंगे तो जो सिस्टम है थोड़ा सा स्लो भी होगा यानी कि सस्टेन रिलीज बनाने में भी हेल्प करेगा। फिर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मोस्टली जो वाटर इंसॉल्युबल विटामिन है उसको भी अपन यूजिंग इमल्सिफिकेशन प्रोसेस दे सकते हैं। और दूसरा जो टेक्सोल इमल्शन है इंट्रावेनियसली अपन देते हैं वो भी एक तरीके से इमल्शन फॉर्म ही है। फिर डायग्नोस्टिक पर्पस रेडियो ओपिक इमल्शन हैव फाउंड एप्लीकेशन एज डायग्नोस्टिक एजेंट इन एक्सरे एग्जामिनेशन। यानी कि कुछ रेडियो ओपिक इमल्शंस हैं उनको अपन एक्सरे एग्जामिनेशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर टॉपिकल यूज़ इमल्शन है तो इमल्शन में अपने को पता है दो तरीके की इमल्शन है, O/W और W/O। तो यानी कि अगर ऑयल कंटिन्यूस फेज में है तो वहाँ पे अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्रीम एंड लोशन। एडवांटेज क्या है इमल्शन यूज़ करने का, क्योंकि इसके अंदर फैट या फिर ऑयली कंटेंट ज़्यादा है तो दे आर ईजी टू स्प्रेड। दूसरा ज़्यादा समय तक भी बॉडी पे रहते हैं तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में इनका काफ़ी यूज़ है। लास्ट है एरोसोल प्रिपरेशन। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के अंदर एरोसोल या फिर फोम बनना बहुत एडवांटेजेस होता है, क्योंकि सेपोनिन से अपन बात करें तो वो फोम क्रिएट कर रहे थे। तो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस यूज इन एरोसोल टू प्रोड्यूस फोम, यानी कि फोम बनाने में इसको हेल्प किया जाता है एरोसोल प्रिपरेशन के अंदर। होप यू लाइक एंड एंजॉय द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।